क्योंकि हमारे मेहमान जनाब प्रवीण आर्य साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो बात करेंगे कि भारत की जो इकाई, एक ऐसी इकाई जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, उसके विकास के बिना भारत के सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मिलते एक ऐसे सज्जन के साथ जो इस पूरे विकास में अपनी भी एक मेहनत लगाए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रवीण जी, जब फोरसाइट की हम बात करते हैं तो एक बहुत दूर का नज़रिया आपने अपनाया है। बहुत सी एनजीओज़ हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं स्किल डेवलपमेंट या फिर एम्पावरमेंट पे, और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं। लेकिन जो आपकी एनजीओ है उसका काम बहुत ही उसी क्षेत्र में अलग है। किस तरह से अलग है, आप बताएंगे? देखिए हेमा जी, जैसे 2000 में जब हमने इसकी शुरुआत की फोरसाइट की, एक विचार आया इस देश के सामने कि जिसको कहा गया विजन 2020 जी। एक नया विचार था देश के सामने। एक लंबे अंतराल के बाद, शायद पहली हरित क्रांति के बाद, एक और विचार उभरा कि हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि हमारी किस तरह से हम अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। यहाँ से फोरसाइट का अंकुर फूटा और हमने अपना विज़न एक जो बनाया फोरसाइट का, वो ये था कि अगर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें इसको एक नॉलेज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ज्ञान आधारित व्यवस्था, ज्ञान आधारित समाज हमें बनाना पड़ेगा, जो हम कभी थे अपने एंशिएंट टाइम में। इस विश्व को पहली यूनिवर्सिटी हमने दी, तो उसी को आधार बना करके हमने एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कैसे क्रिएट की जाए, इस विचार को सामने रख करके हमने इसकी शुरुआत की थी। और जैसा हेमा जी ने भी जिक्र किया, राठौर जी आपने भी जिक्र किया, गांधी इस देश में हमेशा रेलिवेंट रहेंगे। बिल्कुल सही। वो आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितने आज से 60 साल पहले थे। बिल्कुल। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप कोई भी विकास की योजना बनाते हैं, उस योजना की सफलता की कसौटी क्या हो, वो इस बात पे निर्धारित करेगा कि इस समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन पे आपकी योजना क्या असर डाल पाएगी। तो वहीं से हमने अपना एक पंचलाइन निकाला, एम्पावरिंग इंडिया एंड इंडियंस। वेरी गुड। जिसको लेकर के हम चलते हैं, जो फोरसाइट के आत्मा है, एम्पावरिंग इंडिया एंड इंडियंस। प्रवीण जी, जितनी बड़ी ये एक सेंटेंस है, जितनी वेटेज है इसमें, उतना ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है, और स्पेशली टुवर्ड्स अ कंट्री एंड टुवर्ड्स अ सोसाइटी, कि हम जब इतना कुछ देश से और सोसाइटी से लेते हैं तो उसे कुछ दे भी, या तो इंसान इसके साथ पैदा होता है और यहाँ कोई इतनी बड़ी ज़रूरत आ खड़ी होती है कि उस सोचने पे मजबूर कर देती है। आपकी अच्छी भली एक कंसल्टेंसी एजेंसी थी या चल रही है, मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। तो फिर ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग में? देखिए, जब हमने ये सोचा कि भाई हम किस तरह से एक नॉलेज बेस्ड समाज का निर्माण करें, तो विचार ये आया कि किस प्रकार से इसको लोगों तक लेकर जाया जाए। तो कुछ बिंदु उभर के आए, जैसे आईटी जो है एक लेटेस्ट ट्रेंड है 21st सेंचुरी का, जिसकी शुरुआत हो गई पिछली शताब्दी में ही। लेकिन हमने महसूस किया कि इवन शहरी क्षेत्रों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी जो एक आम युवा है, अगर वो ये सोचे कि मुझे आईटी ट्रेनिंग करनी है, तो शायद वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और फिर हम आते हैं वहाँ जो ग्रामीण भारत जहाँ बसता है, तो किस प्रकार से इन दोनों ज़रूरतों को मिला करके एक ऐसा सामंजस्य बिठाया जाए कि हम एक मॉडल तैयार कर पाएँ। वहीं से हमने इस फोरसाइट की एक संरचना हमारे दिमाग में आई और वहीं से निकला। और उसमें हमने 3 मेजर क्षेत्र ऐसे चुने जिनमें हमने काम करने का निश्चय किया, और आज भी हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, हमारी जो आज बात है ट्रेनिंग पर है और स्किल डेवलपमेंट पर भी है, जो गांव के लोगों को हम देते हैं। ये क्या ट्रेनिंग है, वो कौन से एरियाज हैं जिनमें उनकी स्किल डेवलप की जा सकती है? क्योंकि खास तौर पे ये देखते हुए कि कुछ गांव में, मैं कुछ बोलूं या ज्यादातर बोलूं, ये आप ही निर्णय करिएगा बाद में, कि कुछ या ज्यादातर गांव में शिक्षा का स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं है। तो जहां इतने शिक्षित लोग न हो, तो वहां किस किस्म की स्किल, किस तरह की दक्षता, किस हाथों को किस तरह का हुनर सिखाया जा सकता है और कैसे सिखाया जा सकता है? देखिए राठौर जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग हमें बनाना पड़ेगा कि क्या मॉड्यूल उनको सूट करता है।
लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि जो हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया फोरसाइट का, उसमें हम 3 चीज़ें हमने ली। एक तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ नहीं होता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कि या तो बिजनेस है या समाज सेवा है, दोनों को मिला करके ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें हम एक अपना एक सोशल मोटो भी सर्व कर पाएँ और कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर पाएँ। उसके लिए हमने एक एफटेक के नाम से एक ट्रेनिंग मॉडल हमने तैयार किया, एक इंस्टीट्यूशन जो एक स्मॉल स्टार्ट कॉस्ट के साथ में स्टार्ट हो सकता है, और उसमें हमने नए एंटरप्रेन्योर को उसमें शामिल किया। सारा सपोर्ट हम उनको देते हैं। जो हमारे 11 स्टेट्स में 150 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स ये अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में चलते हैं। उसका मॉड्यूल इस तरह से बना कि एक यूथ जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा, हम उसको सपोर्ट देंगे, और जो एजुकेशन दी जाएगी वो एक इकोनॉमिकल कंप्यूटर एजुकेशन होगी, सो दैट वहाँ से एक स्टूडेंट को, एक यूथ को एक इकोनॉमिकल एजुकेशन मिल रही है, क्योंकि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उस इकोनॉमिकल कॉस्टिंग के बाद भी जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना एक मिनिमम प्रॉफिट वहाँ से अर्न करता है। एक तो ये था। दूसरा था रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर हमने उसको 2 भागों में विभाजित किया। एक था कि किस तरह से एम्पावर किया जाए, और एम्पावर करने के लिए 2 सेगमेंट हमने मुख्य रूप से लिए। एक तो ग्रामीण महिलाएं और एक ग्रामीण युवा, क्योंकि महिला का मतलब है पूरा परिवार और युवा का मतलब है वो शक्ति जो आने वाले समय में इस देश को चलाएगी। तो उन दोनों को किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं, उसके लिए हमने अलग अलग मॉड्यूल्स हमने तैयार किए। कि जैसा आपने कहा कि अगर वो पूरी तरह से लिटरेट नहीं है, जैसे महिलाएं हैं वो सेमी लिटरेट हैं या नियो लिटरेट हैं या मैट्रिकुलेट हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए। टेलरिंग कटिंग का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया, सॉफ्टवेयर मेकिंग का हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, आर्ट एंड क्राफ्ट का हमने किया। एक हुनर जो होता है, कला, वो सब में छिपी होती है, आपको उसे बाहर निकालने में उनको मदद करनी होती है। प्रवीण जी, आपकी एनजीओ है और बहुत सारी ढेरों एनजीओज आज काम कर रही हैं आज की तारीख में, और एनजीओज जनरली फंडेड होती हैं। आपने बात की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज इन द रूट्स ऑफ फोरसाइट, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपकी एनजीओ ऐसी है जो खुद जनरेट कर रही है अपने लिए इनकम। तो ये एक एग्जाम्पल कैसे बन सकती है, एंड हाउ यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? See, Himali, when we started Foresight, these things were in our mind. That basically most of the NGOs are based on grants or the donations. But there is one area which create problem, that you won't be able to keep the consistency in your efforts because you are dependent on somebody else, some organization or some somebody who can donate you. So at that time we have taken the decision that we will develop such a module that it will bring consistency in our efforts. So whatever we generate income from our this social entrepreneurship program, we invest it on our other programs also. So that gives us that consistency, a uniqueness to Foresight, that we, and because of this we execute our 90% of our welfare programs with the help of our own income. Only 10% programs are carried out with the help of the government or other agencies.